हाँ जी बेटा, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट कैपेसिटी। क्या डिस्कस करेंगे? हीट कैपेसिटी। और टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। क्या होती है हीट कैपेसिटी? जब हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन राइज करते हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ हीट required to rise temperature of substance by 1 डिग्री सेल्सियस या आप कह सकते हैं 1 केल्विन। ये डिफरेंस है बेटा। आप सोचोगे 1 डिग्री सेल्सियस को 1 केल्विन कैसे लिखा? तो डिफरेंस जो होता है डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, वो आपका सेम रहता है। ओके, तो आप लोग यहां से क्या समझे? जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ये आपकी अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड है। आप इसको चेंज में ना लिखकर आप ऐसे लिख लो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो आप थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी टर्म पढ़ते हैं, वो टर्म आप स्पेसिफिक नहीं पढ़ते, चेंज पढ़ते हैं वहां पे। जैसे कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी पढ़ा तो वहां पर आप डेल्टा यू पढ़ते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नॉट इंटरनल एनर्जी। आप एंथैल्पी पढ़ो तो आप एंथैल्पी नहीं पढ़ रहे, चेंज इन एंथैल्पी पढ़ रहे हो। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजों को बता रहा है, तो आप वहां पर चेंज पढ़ रहे हो इन सभी के अंदर। ओके, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मैंने क्या कहा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ओके, और जब आप इसके साइन को हटाओगे तो यहां पर सी आ गया, सी डेल्टा टी। और जो आपका ये सी है, और इसको क्या कहा गया है? हीट कैपेसिटी। इस सी को ही क्या बोला? हीट कैपेसिटी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, जो आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई है टेम्परेचर को राइज करने के लिए, वो हीट है। नेक्स्ट क्या है आपका? डेल्टा टी। इसको क्या कहेंगे? T2 माइनस T1। ओके, तो ये आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को शो कर रहा है। यानी कि आपने जो टेम्परेचर राइज किया है वो कितना केल्विन राइज किया है, इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहा है, बता रहा है डेल्टा टी। इसका डिफरेंस को बताने के लिए ये आपका हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, जितना आपने राइज किया वो उसके हिसाब से। तो यहां से आप देखोगे हीट कैपेसिटी आपकी क्या हो गई? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ये आपकी हीट कैपेसिटी हो गई। ठीक है, हीट कैपेसिटी। अब यहां से आपको पता चलेगा इसकी यूनिट क्या है। हर एक चीज को धीरे धीरे क्लियर करते चलिए। इसकी यूनिट क्या होगी हीट कैपेसिटी की? इसकी यूनिट होगी जूल। अगर केल्विन में टेम्परेचर है तो केल्विन, तो जूल पर केल्विन आपकी जो है इसकी यूनिट हो गई। ये अपना हीट कैपेसिटी जो है ये हो गया आपका टॉपिक। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करने वाले हैं Cm से। किससे डिनोट करने वाले हैं? Cm से। तो यहां पर कुछ नहीं है, जो आपकी हीट रिक्वायर्ड थी वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हो जाएगी। ओके, तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट required for 1 mole of substance to rise temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। आपकी
एक मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। अब मैं बार बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाऊंगा, फिर तुम उसको हटाओगे और फिर तुम बताओगे, इससे बेटर है डायरेक्ट समझो, क्योंकि स्मार्ट तो तुम हो ही। यहां पर आप लोगों को ये बता चुका एक बार कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की है, ओके। और सी जो है ये आपकी हीट कैपेसिटी है। यहां पर जो ये सी आई है ये मोलर हीट कैपेसिटी है। एक बात याद रखना, चाहे सी हो चाहे सी एम हो, ये आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर क्या करेंगी, डिपेंड करेगी। डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नॉट नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट नेचर ऑफ मटेरियल। जिस भी सब्सटेंस का मटेरियल बना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, अल्कोहल का राइज कर रहे हैं, या वाटर का राइज कर रहे हैं, या बेंजीन का कर रहे हैं। इस बात पर डिपेंड नहीं करती। इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितना बेंजीन लिया है, कितना आपने अल्कोहल लिया है, या कितना वाटर का टेम्परेचर राइज किया है। ठीक है, अमाउंट डिपेंडेंट होती है बेटा ये। तो यहां पर सीएम आपको पता चल गया क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, एक बात याद रखिए, जब भी आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालना हो तो आप हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ मोल से। मोलर हीट कैपेसिटी को मैंने क्या कहा, जो भी आपकी हीट कैपेसिटी है, अगर गिवन है किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, तो उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल से। किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी निकल कर आएगी। क्लियर है, मोलर हीट। ये यहां पर आप गलती करते हो, आपको यहां पर ये नहीं पता चल पाता कि आप डिवाइड किससे करने हैं। अभी आपको दिक्कत एक और आपके साथ, आपको क्वेश्चन में ये नहीं पता चल पाता कि हीट कैपेसिटी गिवन है या यहां पर हीट गिवन है या क्या गिवन है। तो आप एक बात याद रखिए, जो आपकी हीट कैपेसिटी है तो उसकी यूनिट क्या गिवन होती है, हीट कैपेसिटी की इसकी यूनिट क्या गिवन होती है, जूल पर केल्विन। अब समस्या इस बात की है, आपको अगर हम जूल बताने लगे ना तो आपको जूल ही याद रहेगा, कैलोरी नहीं याद रहेगा। आपको अर्ग याद नहीं रहेगा बेटा। वो आप स्टडी करो, वो आप अलग अलग एनर्जी की यूनिट्स को डिराइव करो, तभी तो पता चलेगा ना। तो यहां पर जूल केल्विन, मैं जनरल यूनिट बता रहा हूं आपको। लास्ट टाइम मैंने आपको गैस कांस्टेंट के साथ में सारी यूनिट डिफाइन की थी, ओके। तो वहां पर देखो आप इसको, सी जूल पर केल्विन, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। तो आप एक बात बताओ, यहां पर जूल पर केल्विन पर मोल नहीं लिखोगे क्या, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल है, तो वो 1 मोल के लिए है, तो पर मोल तो लिखोगे जनाब, ओके। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन आएगा हीट कैपेसिटी, उसके पीछे यूनिट नहीं मिलेगी क्या तुम्हें, जूल पर केल्विन, है ना। तो आप यूनिट देखकर भी तो कर सकते हैं क्वेश्चन को, ओके। तो ये प्रॉब्लम आपकी रहती है, तो आप अच्छे से इन चीजों को क्लियर कीजिए, या फिर आप जो आपको गिवन है उसको अच्छे से पढ़िए कि उसमें गिवन क्या है, तभी आपसे आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो पाएगा। हमेशा इस चीज में आप गलती करते हो, अब की बार गलती नहीं करनी। हीट कैपेसिटी को आप डिवाइड किससे करने वाले हो, नंबर ऑफ मोल से, अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे तो, ओके। अब आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मैंने बताया ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, तो यहां पर भी अमाउंट मिलेगी। तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to rise temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। यहां पर आप स्पेसिफिक वर्ड पढ़ रहे हो, तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक वर्ड पढ़ रहे हो। तो जो ये हीट रिक्वायर्ड होगी
ये आपकी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए हीट रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहां पर हम लिखने वाले हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। बात तो वही है, स्पेसिफिक हीट को और इसको हम सी ही लिखते होते हैं। ओके, तो यहां पर आप क्या करोगे, इसकी जो यूनिट है हीट कैपेसिटी की, इसकी जो यूनिट आप क्या लिखोगे, जूल पर केल्विन पर ग्राम। जो आपका जूल पर केल्विन पर ग्राम में यूनिट गिवन होती है, वो अपनी क्या होती है, वही अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। ओके, क्लियर हो गया है आपको ये टॉपिक कि भाई किस तरीके से स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, और सिंपल जो हीट कैपेसिटी वो क्या होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ज्ञात करनी है कि जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक, यहां पर आप जी लिख लो इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपकी होती है वो कैसे निकालोगे, जो हीट कैपेसिटी होती है ना, जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है, आप उसको डिवाइड कर देना मोलर मास से। हीट कैपेसिटी को आपने मोलर मास से डिवाइड किया तो स्पेसिफिक हीट निकली। ओके, और हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया तो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी निकली। देखो, हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया तो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी निकली। हीट कैपेसिटी को आपने मोलर मास से डिवाइड किया तो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकली। ठीक है, यही इन तीनों में डिफरेंस है और यही चीज आपको अच्छे से समझनी है। क्लियर हो गया हीट कैपेसिटी आपको? ठीक है, एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है सीपी एंड सीवी का रिलेशन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपके स्कूल पेपर्स में तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए ये क्या है, ये सीपी, ये क्या है, ये सीवी आप लोगों ने पहले डिस्कस किया। एज वी नो डेल्टा एच जो होता है आपका, डेल्टा एच आपको बताया सीपी डेल्टा टी के बराबर होगा। ये कब बताया? अभी बताते हैं कि आपका डेल्टा क्यू जो होता है वो आपका सी डेल्टा टी होता है कि नहीं होता है जी, अभी तो समझाया ही। तो मैं कहूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया तो डेल्टा क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपका क्यूपी किसके बराबर आया था, डेल्टा एच के बराबर आया था जी। ओके, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपका क्यूवी था वो किसके बराबर आया था, डेल्टा यू के बराबर। क्लियर है? तो क्यों नहीं मैं आपका जो ये जो फार्मूला है इसके अंदर अगर कांस्टेंट प्रेशर ले रखा है तो यहां पर मैं क्यूपी को क्या लिख दूं, मैं यहां पर डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी। और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा आपका, डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपका कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम हीट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच। अरे लास्ट एंथैल्पी में तो डिस्कस किया है हमने, हीट को हम डेल्टा एच लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो आपकी हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी लिखेंगे। तो आप डेल्टा एच क्यूपी की जगह यानी क्यू की जगह, मैंने बताया था इसको डेल्टा क्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी, तो क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी। क्यों लिखा, एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी का मतलब क्या है, एट
कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी। सीवी का मतलब क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट कैपेसिटी, इसका मतलब ये। ओके, चलिए नेक्स्ट। आप लोगों ने कल पढ़ा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा पीवी। ओके, ये पढ़ा। तो हम कहेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से आप क्या कहोगे? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और हम कहेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी के बराबर होगा। तो पीवी की जगह हम क्या लिखेंगे? आर टी लिखेंगे। ठीक है जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा आर टी। और आपको बताएं डेल्टा एच अभी आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है सीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या पढ़ा है? सीवी डेल्टा टी। और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं? आर तो गैस कांस्टेंट है, आर डेल्टा टी। अभी आप लोगों को अभी पीछे क्या सिखाया है? यही तो सिखाया, डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा यू किसके बराबर है। तो हमने क्या बताया? यहां पर आप रीजन लिख दो ना, ऐसे लिख दो, डेल्टा एच किसके बराबर बताया? सीपी डेल्टा टी। और डेल्टा यू किसके बराबर बताया? सीवी डेल्टा टी, इसके बराबर बताया। ओके, तो आप डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी। ये तो बहुत किया 10th क्लास में तुम लोगों ने। तो डेल्टा टी तो आपका यहां पर कैंसिल हो गया। तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस में आर, और रीअरेंज करोगे सीवी को इधर लाओगे तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये बन गया आपका रिलेशन। तो आप याद रखिए, अगर हम सीपी माइनस सीवी करते हैं तो गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। सीपी माइनस सीवी जो है वो किसके बराबर आता है? आर के बराबर आता है। और सीपी माइनस सीवी जब आर के बराबर आता है, इसको आप मेयर फार्मूला भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेयर्स फार्मूला, मेयर्स फार्मूला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर गैस कांस्टेंट। ओके, तो ये आपका सीपी और सीवी का रिलेशन हुआ और हीट कैपेसिटी का टॉपिक हुआ। इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस